नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। आज की हमारी चर्चा का विषय है हिंदी के एक बेहद खास कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और उनकी एक कविता जो सिर्फ कविता नहीं बल्कि हमारी आंखों के सामने एक पूरा गांव जीवंत कर देती है। कविता का नाम है मेघ आए। नमस्कार। और ये कविता वाकई खास है। ये उन कविताओं में से हैं जो स्कूल में पढ़ी जाती है, लेकिन उसका असली मतलब और खूबसूरती वो उम्र के साथ और खुलती जाती है। बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत हैं वो सक्सेना जी के जीवन, उनके साहित्यिक सफर और इस कविता के शब्द शब्द का विश्लेषण करते हैं। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इसका अर्थ समझना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि कैसे कवि ने मॉनसून के आने जैसी एक सामान्य प्राकृतिक घटना को मानवीय रिश्तों, ग्रामीण संस्कृति और इंतजार के खत्म होने के एक भव्य उत्सव में बदल दिया। सही बात है। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये साधारण से शब्द इतना गहरा असर क्यों छोड़ते हैं। और ये सवाल ही सक्सेना जी की काबिलियत का सार है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वो शहरी मध्यवर्गीय जीवन के अनुभव और गांव की जमीनी संवेदना को एक साथ अपनी लेखनी में ढाल सकते थे। हाँ, मेघ आए इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ प्रकृति सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि खुद एक किरदार है जो इंसानी भावनाओं से लबरेज है। तो फिर चलिए कवि के इसी नजरिए को समझने से शुरुआत करते हैं। अक्सर हम कवि के जीवन को कविता से अलग करके देखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा करना मुश्किल है। सक्सेना जी का जन्म 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था, यानी उनकी जड़ें गांव में थी जी। और उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा और बाद का जीवन इलाहाबाद और दिल्ली जैसे शहरों में बीता। वो दिनमान जैसे प्रतिष्ठित साप्ताहिक के उप संपादक रहे और सबसे खास बात, पराग के संपादक। हाँ, वो मशहूर बाल पत्रिका पराग के संपादक थे। अब जरा सोचिए, जो इंसान रोजमर्रा की खबरों और राजनीतिक टिप्पणियों से भी जुड़ा हो और साथ ही बच्चों के लिए भी लिख रहा हो, हाँ, उनका स्तंभ, चर्चे और चरखे। बिल्कुल। तो उसकी भाषा में कितनी सहजता और तस्वीरों को शब्दों में उतारने की कितनी क्षमता होगी, है ना? ये बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। मतलब बच्चों के लिए लिखने के अनुभव ने उनकी भाषा को और सरल और उनके बिंबों को और सजीव बनाने में मदद की होगी। निश्चित रूप से। जो हम मेघाए में साफ तौर पर देख सकते हैं, उनकी कविताओं में कोई अकादमिक भारीपन नहीं है। काठ की घंटियां हों या खूंटियों पर टंगे लोग, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। उनकी शैली हमेशा जमीन से जुड़ी रही। अच्छा। वो नई कविता आंदोलन के उन कवियों में से थे जिनका मानना था कि कविता को आम आदमी की जिंदगी और उसकी भाषा के करीब होना चाहिए। मेघाए इसी सोच का नतीजा है। तो इसी सोच को ध्यान में रखते हुए अब कविता के केंद्र में आते हैं। कविता का जो मूल विचार है वो है मेघों की तुलना एक पाहुन से करना। हाँ, पाहुन जो शहर से बहुत दिनों बाद गांव आया हो। ये तुलना ही अपने आप में असाधारण इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक अलंकार नहीं है, ये पूरी कविता की आत्मा है। आज के दौर में शायद समझना मुश्किल हो, हाँ। लेकिन उस जमाने में जब संचार के साधन नहीं थे, किसी बेटी का पति जब साल 6 महीने बाद शहर से गांव आता था, तो वो एक व्यक्तिगत घटना नहीं बल्कि पूरे गांव का उत्सव होता था। अच्छा, पूरे गांव का। हाँ, एक उत्सुकता, एक कौतूहल, एक खुशी की लहर दौड़ जाती थी। सक्सेना जी ने बादलों के आने की घटना को ठीक वही सामाजिक और सांस्कृतिक वजन दे दिया है। अच्छा। तो चलिए देखते हैं कि कवि इस एक विचार को कविता की पहली पंक्तियों में कैसे बुनते हैं। जी। पहला पद है, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। और आगे? आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगीं गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। इन पंक्तियों में ही पूरा मंच तैयार हो जाता है। बंठन के, समर के, ये शब्द सिर्फ बादलों के आकार के लिए नहीं है, ये उनके महत्व को बता रहे हैं। ये कोई आम बादल नहीं, ये एक वीआईपी मेहमान है। और उनके आने की खबर कौन दे रहा है? नाचती गाती बयार। हाँ, मतलब ठंडी हवा का चलना सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं है। नहीं, ये एक मुनादी है, एक घोषणा है। जैसे गांव का कोई बच्चा खुशी से चिल्लाता हुआ खबर फैला रहा हो कि जीजा जी आ गए। और उस खबर का असर देखिए, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। मुझे ये पंक्ति हमेशा बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसमें पूरे समुदाय की भावना है। बिल्कुल। सिर्फ एक घर नहीं,
पूरी गली उस मेहमान की एक झलक पाने के लिए बेचैन है। ये साझा कौतूहल गांव के जीवन का एक बहुत ही सच्चा चित्र है। बिल्कुल। और आखिरी पंक्ति, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, इस पूरे दृश्य पर मोहर लगा देती है। यहाँ ज्यों शब्द का प्रयोग ये उपमा अलंकार को स्पष्ट करता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। ये हमें बताता है कि हमें इस पूरी कविता को किस नजरिए से देखना है। इसके बाद का दृश्य और भी बड़ा हो जाता है ना। अब सिर्फ इंसान नहीं, पूरी प्रकृति इस स्वागत में शामिल हो जाती है। हाँ। अगला पद है, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। यहाँ मानवीयकरण अपने चरम पर है। पेड़ जो हवा से झुक रहे हैं, कवि को लगता है मानो वो आदर से झुक भी रहे हैं और उत्सुकता में गर्दन उचकाकर मेहमान को देख भी रहे हैं। अच्छा। और धूल का बिंब तो वो तो अद्भुत है। धूल का बवंडर उठता है, लेकिन कवि उसे कैसे देखते हैं, जैसे कोई गांव की किशोरी अपना लहंगा या घाघरा उठाकर शर्माती हुई भाग रही हो। वाह, ये घाघरा शब्द ये कविता को एक खास आंचलिक और देसी रंग देता है। बिल्कुल। और नदी का क्या कहना, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, ये सिर्फ 3 क्रियाएं हैं, लेकिन इनमें एक पूरी कहानी छिपी है, बहुत गहरी कहानी। यहाँ नदी गांव की कोई नवविवाहिता है। मेहमान को देखकर वो एक पल के लिए ठिठक जाती है, उसकी चाल रुक जाती है। फिर वो सीधे सीधे नहीं देखती, बल्कि बाकी चितवन यानी तिरछी शर्मिली नजर से देखती है, और इस प्रक्रिया में उसका घूंघट थोड़ा सरक जाता है। ये उस दौर के सामाजिक ताने बाने और महिलाओं के व्यवहार का कितना सूक्ष्म और सजीव चित्रण है। बिल्कुल। बिना एक भी शब्द कहे कवि ने लाज, मर्यादा और दबी हुई उत्सुकता, तीनों भावों को एक साथ दिखा दिया है। ये वाकई कमाल है। अब जब मेहमान आ चुके हैं तो उनके स्वागत की तैयारी होती है। यहाँ ग्रामीण रीति रिवाज सामने आते हैं। हाँ। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की, बरस बाद सुध लीन ही बोली अकुलाई लता ओठों की वार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। इस पद में गांव का पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है। बूढ़ा पीपल ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है। गांव में पीपल का पेड़ अक्सर सबसे पुराना, ज्ञानी और सम्मानित माना जाता है। हाँ, वो चौपाल का केंद्र होता है। बिल्कुल। वो एक तरह से गांव का मुखिया या सबसे बुजुर्ग सदस्य है, तो वो सबसे पहले आगे बढ़कर जोहार करता है, यानी झुककर प्रणाम या स्वागत करता है। ये मेहमान को दिए जा रहे सम्मान को दिखाता है। और फिर वो एक शिकायत आती है, बरस बाद सुधी लीनी। ये कौन कह रहा है और क्यों? ये लता कह रही है, जो दरवाजे यानी केवाड़ की ओठ में छिपी है। लता यहाँ मेघरूपी पाहुन की पत्नी का प्रतीक है। अच्छा। जो इतने लंबे इंतजार के बाद अपने प्रिय को देखकर व्याकुल है, अकुलाई हुई है, और वो दरवाजे के पीछे से ही एक मीठा उलाना देती है। बड़ी देर बाद हमारी याद आई। ये शिकायत नहीं, ये तो प्रेम की अभिव्यक्ति है। हाँ बिल्कुल, ये विरह का अंत और मिलन की शुरुआत है। भारतीय साहित्य और लोकगीतों में ये उलाहना प्रेम का एक बहुत जरूरी हिस्सा रहा है। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि तालाब पानी क्यों लाएगा, मतलब वो तो खुद पानी का स्रोत है। यहाँ परात भर के लिखने का क्या खास मतलब हो सकता है? आपका सवाल बहुत अच्छा है, और इसका जवाब हमारी संस्कृति में छिपा है। अतिथि देवो भव की परंपरा में जब कोई सम्मानित मेहमान आता है, तो घर का कोई छोटा सदस्य परात में पानी लाकर उसके पैर धोता है। हाँ, ये तो होता है। यह आदर और सेवा का प्रतीक है। तो यहाँ तालाब, जो खुशी से भर गया है, हर साया ताल, वो भी अपनी भूमिका निभा रहा है। वो खुद पानी का स्रोत होते हुए भी एक सेवक की तरह परात में पानी लाकर मेहमान के पैर धोने की रस्म पूरी कर रहा है। यह प्रकृति की विनम्रता और मेहमान के प्रति उसके समर्पण को दिखाता है। वाह, अब कविता अपने चरम पर पहुंचती है, जहां इंतजार खत्म होता है और मिलन होता है। हाँ, क्लाइमैक्स। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। ये कविता का क्लाइमैक्स है। क्षितिज अटारी यानी आसमान, जो एक छत या अटारी जैसा लग रहा है, वहां बादल पूरी तरह से घिराए हैं, और फिर दामिनी दम की बिजली चमकती है। ये चमक सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं है, ये एक संकेत है, एक आश्वासन है। किस बात का आश्वासन?
यहाँ एक भरम के टूटने की बात कही गई है। ये किसका भरम था? ये भरम या शक उस लता रूपी नायिका का भी था और गांव वालों का भी। अच्छा। अक्सर ऐसा होता है कि बादल घिरते हैं पर बिना बरसे उड़ जाते हैं, तो एक शक मन में था कि क्या ये मेघ सच में बरसेंगे, क्या प्रिय सच में आकर मिलेगा या बस दूर से ही चला जाएगा। हाँ, ये तो होता है। जब बिजली कड़क कर चमकती है तो ये बादलों का ऐलान है कि नहीं, मैं आ गया हूं, क्षमा करो कि तुम्हें शक हुआ। तुम्हारे मन में जो शक की गांठ थी वो अब खुल गई है। और फिर वो अंतिम पंक्ति जो पूरे इंतजार को एक नमी दे देती है, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। बिल्कुल, यहाँ दो बांध टूटते हैं, एक तो बादलों के सब्र का बांध और वो झरझर बरसने लगते हैं, और दूसरा इतने समय से बिछो और इंतजार को सहे हुए मन का बांध जो खुशी के आंसुओं के रूप में बह निकलता है। कवि ने बारिश की बूंदों को मिलन के अश्रु कहा है। वाह, ये रूपक इतना शक्तिशाली है, ये प्रकृति और इंसान के भावों को एक कर देता है। ये धरती और आकाश का मिलन भी है और नायक नायिका का मिलन भी। अद्भुत। इस कविता की एक और खासियत जिसकी हमने शुरू में बात की थी, वो है इसकी भाषा। बंठन, जोहार, सुधी लीन्ही, किवार, परात, अकुलाई, ये शब्द इसे बहुत बहुत प्रामाणिक बनाते हैं। हाँ, ये आंचलिक शब्द कविता को मिट्टी की महक देते हैं। ये हमें किसी किताब के पन्ने से उठाकर सीधे उत्तर भारत के किसी गांव में खड़ा कर देते हैं। सही बात है। और यही सर्वेश्वर जी की कला थी। उनकी भाषा विद्वत्तापूर्ण नहीं बल्कि अनुभवपूर्ण है। अगर हम इस कविता को भारतीय संस्कृति के बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, मतलब मानसून का वर्णन तो कालिदास के मेघदूत से लेकर हमारे लोकगीतों, कजरी और शास्त्रीय संगीत में राग मल्हार तक में मिलता है। आपको लगता है कि मेघ आए उसी परंपरा की एक कड़ी है? बिल्कुल, ये उसी महान परंपरा की एक आधुनिक कड़ी है। मेघदूत में भी मेघ एक संदेशवाहक है। लोकगीतों में भी बादल और बारिश विरह और मिलन के सबसे बड़े प्रतीक हैं। सक्सेना जी ने उसी पारंपरिक प्रतीक को लिया, लेकिन उसे एक नया सामाजिक और पारिवारिक रूप दे दिया। उन्होंने मेघ को दूत या सिर्फ एक प्राकृतिक शक्ति नहीं बल्कि घर का सदस्य, एक पाहुन बना दिया। हाँ, ये बहुत खास है। इससे कविता का रिश्ता सीधे हमारे आपके जीवन से जुड़ जाता है। ये इसकी मौलिकता है। तो कुल मिलाकर मेघ आए सिर्फ मॉनसून के आने का दस्तावेज नहीं है, ये मानवीय रिश्तों की ऊष्मा, प्रकृति के साथ हमारे गहरे जुड़ाव और एक साझा सांस्कृतिक उत्सव की कहानी है। बिल्कुल सही। ये कविता हमें याद दिलाती है कि एक समय था जब प्रकृति और इंसान के बीच की दीवारें इतनी मोटी नहीं थीं। मौसम का बदलना सिर्फ कैलेंडर की तारीख बदलना नहीं होता था, वो एक जीती जागती महसूस की जाने वाली घटना होती थी जो हमारे त्योहारों, हमारे गीतों और हमारे दिलों को प्रभावित करती थी। स्रोतों में एक विचार दिया गया है जो आज के संदर्भ में सोचने पर मजबूर करता है। कविता में अतिथि को, दामाद को जो एक लगभग दैवीय सम्मान दिया गया है, क्या आज के दौर में वो परंपरा उतनी ही मजबूत है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। आज की दुनिया में जहां व्हाट्सएप और वीडियो कॉल ने दूरियों को मिटा दिया है, क्या किसी के आने का इंतजार और उसके आने की खुशी उतनी ही तीव्र होती है? शायद नहीं। पाहुन की वो पुरानी संकल्पना अब काफी हद तक बदल गई है। शायद अब मेहमान का आना एक उत्सव कम और एक औपचारिकता ज्यादा हो गया है। और शायद यही सवाल हम प्रकृति के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी पूछ सकते हैं। क्या आज शहर में रहते हुए बारिश का आना हमारे लिए गांव की उस लड़की की तरह है जो घूंघट सरकाकर देखती है, या ये सिर्फ ट्रैफिक जाम, जल जमाव और दफ्तर से छुट्टी मिलने की एक खबर बनकर रह गया है? मेरे ख्याल से श्रोताओं के लिए सोचने का यही सबसे बड़ा बिंदु है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये कविता सिर्फ अतीत का एक खूबसूरत चित्र नहीं है, बल्कि ये एक आईना भी है जो दिखाता है कि आधुनिकता की इस दौड़ में हमने क्या पाया है और शायद अनजाने में क्या खो दिया है। वो कौन सी संवेदना है जो हमारे और प्रकृति के बीच कहीं गुम हो गई। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।